हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक। उसके हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। चौथा पॉइंट जो फसलों पर प्रभाव होता है वो हमारा छूट गया था, तो उसे इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आइए देखिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का फसलों पर प्रभाव। यह उर्वरक सभी फसलों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें जल विलेय H2PO4- आयन पाया जाता है जिसे फसल आसानी से ग्रहण कर लेती है। हमने कहा था जो कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को फसलें या पौधे इस आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इस उर्वरक में ये आयन सीधे सीधे पाया जाता है। अब ये आयन सीधे सीधे पाया जाता है तो फसल इसे आसानी से ग्रहण कर लेती हैं, तो इसलिए ये सभी फसलों के लिए एक उपयुक्त उर्वरक होता है क्योंकि इसे फसल आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, कम अवधि में पकने वाली फसलें। देखो कम अवधि में पकने वाली फसल कौन सी होती है, जैसे गेहूँ है, जौ है, सरसों है। तो इन फसलों में इसका प्रयोग करने किस प्रकार करते हैं, तो जो कम समय में पकने वाली फसलें हैं उन फसलों में इसका प्रयोग बुआई से पूर्व ओर कर करना चाहिए। कैसे, जैसे हमने सरसों की बुआई करते हैं तो सरसों की बुआई से पूर्व हमें इसे खेत में ओर देना चाहिए। दूसरी बात, यदि हम बात करें लंबी अवधि की फसलों की, जैसे कि गन्ना है या फिर हम कहें फल वृक्ष हैं, जैसे आंवला का फल है, नींबू का पौधा है, जितने भी पौधे हैं ये फल वृक्ष हैं, उन वृक्षों में यदि हमें ये उर्वरक देना है तो कैसे दें, तो उनमें इस उर्वरक का छिड़काव किया जाता है जड़ों के पास में। क्या करें, लंबी अवधि की जो फसल होती हैं उनमें जड़ों के पास इसका छिड़काव करना चाहिए, जबकि जो कम अवधि की फसलें होती हैं उनमें इसको बुआई से पूर्व ओर कर प्रयोग करना चाहिए। वही हमने लिखा है। देखिए दूसरा पॉइंट है, कम अवधि में पकने वाली फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों में इसकी संपूर्ण मात्रा बुआई से पूर्व ओर कर देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, लंबी अवधि में पकने वाली फसलें जैसे गन्ना, फल वृक्ष में इसका प्रयोग जड़ों के पास छिड़क कर करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक कंप्लीट। अब हमारा एक उर्वरक और बचा है, उसे और कर लेते हैं। तो आइए अब अगला व लास्ट उर्वरक देखते हैं, वो है सल्फेट ऑफ पोटास। क्या है, सल्फेट ऑफ पोटास। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है K2SO4 और इसे बोलते क्या है, पोटेशियम सल्फेट। आसान सी बात है। इसका निर्माण लिग्वेनाइट जो कि दिया हुआ है K2SO4.2 MgSO4 की KCl व गंधक के तेजाब के साथ अभिक्रिया से किया जाता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, देखिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए K2SO4 2 MgSO4 ये हो गया। इसके साथ हमें क्या लेना है, H2SO4 और हमें क्या लेना है, KCl, तो हम 2 KCl ले लेते हैं। ठीक है, इनकी हमने करवाई रिएक्शन। जब हम इनकी रिएक्शंस करवाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए तो हमारे पास में देखो पहले से ही एक K2SO4 तो ये रहा, और यहाँ पर जो ये दोनों हैं ये अब क्या करेंगे, किस प्रकार से कि जो H2SO4 है ये टूट जाएगा किसमें, 2H+SO4 2- में। इसी प्रकार से 2 KCl टूट जाएगा किसमें, 2 पोटेशियम प्लस और 2 क्लोराइड माइनस। तो देखिए अब क्या होगा, ये दोनों अभिक्रिया कर लेंगे और इनसे बन जाएगा क्या, K2SO4 और इन दोनों से क्या बन जाएगा, 2HCl। ठीक है, तो हमारे पास ये उत्पाद आ जाएंगे। एक K2SO4 ये बन गया, एक K2SO4 ये रहा, तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि हमें क्या मिल जाएंगे, 2 K2SO4 के अणु, यानी कि हमें 2 पोटेशियम सल्फेट के अणु मिल गए इससे, प्लस और क्या मिलने वाला है हमें, और हमें मिल जाएंगे 2HCl।
ठीक है, ये 2 HCl मिल गए और 2 MgSO4 हमारा अलग हो गया ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई हमारी और हमारे पास में ये हमारा उर्वरक भी बन गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम इसका संगठन। आपको पहले ये लिखना है, उसके बाद में रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद में संगठन देखना है। तो देखते हैं संगठन। इसमें नमी होती है 1.5%, पोटास होता है इसमें 48 से 50%। इसमें जो क्लोराइड आयन है उनकी संख्या, उनका जो मात्रा है वो होती है 2.5%। सोडियम होती है 2.0% और सल्फर होती है 23 से 48%। तो ये संगठन इसका आपको याद रखना है। अब इसके बाद में इनकी आगे की और चीज़ें हैं जो देखते हैं, इसके गुण देखते हैं। देखिए गुण इसके, यह सफ़ेद रंग का पदार्थ है, पहला गुण है इसका, यह सफ़ेद रंग का पदार्थ है। दूसरा गुण है यह क्रिस्टलीय यौगिक है। तीसरा गुण है इसका पोटेशियम जल में शीघ्र घुलता है। चौथा गुण है यह आर्द्रता ग्राही नहीं है, यानी कि नमी अवशोषित नहीं करता, अतः इसका भंडारण सावधानी पूर्वक या आसानी से कर सकते हैं। पांचवा है यह पोटेशियम का महंगा उर्वरक है, यानी कि यह खर्चीला है, बहुत अधिक महंगा पड़ता है। तो ये 4-5 इसके गुण होंगे। एक बार फिर देखते हैं। यह सफ़ेद रंग का पदार्थ है, पहला है। दूसरा है यह क्रिस्टलीय यौगिक है। तीसरा है इसका पोटेशियम जल में शीघ्र घुलनशील है। चौथा है यह आर्द्रता ग्राही नहीं है, अतः इसका भंडारण आसानी से कर सकते हैं। पांचवा है यह पोटेशियम का महंगा उर्वरक है। अब देखते हैं इसकी मृदा में अभिक्रिया। देखिए मृदा में अभिक्रिया, मृदा में मिलाने पर यह पोटेशियम व सल्फेट आयन्स में वियोजित हो जाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसे मृदा में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पोटेशियम व सल्फेट आयन में वियोजित हो जाता है। क्या था ये हमारा, ये था K2SO4। यदि हम इसे वियोजित करेंगे तो क्या होगा, 2 पोटेशियम आयन आएंगे और 1 हमारा सल्फेट आयन आएगा, तो इनमें ये वियोजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसे वियोजित कर दिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पोटेशियम मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये पोटेशियम आयन है क्या होंगे, ये जो मृदा कोलाइड है उन पर क्या होंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, यह उदासीन उर्वरक है, अतः इससे मृदा में अम्लीयता व क्षारीयता उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि यह किसी प्रकार से पीएच को प्रभावित नहीं करता, इसलिए ये एक बहुत अच्छा उर्वरक है। चौथा है चूने वाली क्षारीय मृदाओं में इसका प्रयोग लाभकारी है, यानी कि जो चूने वाली क्षारीय मृदा होती हैं उनमें जो इसका प्रयोग है वो अत्यंत लाभकारी होगा। अब देखते हैं इसका फसलों पर प्रभाव। इसे फसलें पोटेशियम के रूप में ग्रहण करती है। अगला है जल में घुलनशील होने के कारण फसलों को शीघ्रता से प्राप्त होता है, यानी कि जो जल में घुलनशील है इसलिए फसल इसे आसानी से ग्रहण कर लेती है, सभी फसलों में उपयोगी है। चौथा है फसलों के उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार लाता है। पांचवा है तंबाकू, आलू, चाय, चुकंदर, कॉफ़ी, प्याज में विशेष उपयोगी से हम पहले देख चुके हैं, और खट्टे फलों में रस की मात्रा बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी उर्वरक थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब इन उर्वरकों का फसलों पर क्या विशेष प्रभाव होता है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।